हेलो गाइज, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो क्लास है वो है कवियों के बारे में है और उनकी रचनाओं के बारे में। ठीक है, इसके पिछले वाली वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, उसके पिछले वाली वीडियो में हम लोग एक ही क्लास में पढ़े थे 7 कवियों को। वो कौन कौन से कवि थे? वो कवि थे बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, और 2 नंबर पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और पढ़े थे हम लोग जयप्रकाश नारायण। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद 5वां नंबर कवि अज्ञेय, और 6वां नामवर सिंह और ओम प्रकाश वाल्मीकि। 7वां ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोग इन 7 कवियों को पढ़ चुके हैं और ये 7 कवि CRT बुक जो है कक्षा 12 की दिगंत भाग 2 उसमें इन लोगों को दिया गया। ठीक है, दिगंत भाग 2 कक्षा 12, दिगंत भाग 2 कक्षा 12। ठीक है, कक्षा 12। तो आज चलिए आज पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग 4 कवियों के बारे में पढ़ेंगे, उनका जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में। वो कौन कौन से कवि हैं? तो पहला नंबर है, आपको दिखाई दे रहा है, जगदीश चंद्र माथुर। और 2 नंबर पे हैं मोहन राकेश, और तीसरा उदय प्रकाश, और चौथा मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी रचना है पद्मावत। ठीक है, तो आज क्लास में हम सिर्फ 4 कवियों के बारे में पढ़ेंगे और ये जो पढ़ने वाले हैं ये दूसरी क्लास है कक्षा 12 की, दिगंत भाग 2 कक्षा 12 की। ठीक है, दिगंत भाग 2 कक्षा 12 की ये दूसरी क्लास है, कवियों और उनके परिचय के बारे में। ठीक है, कक्षा 12 होना चाहिए तो 2 लिखे हैं, कक्षा 12 की। ठीक है, इसलिए इसमें हम 4 कवि रखे हैं क्योंकि पिछली क्लास में हम 7 कवि रखे थे और वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया था, इसीलिए हम सोचे कि छोटे छोटे वीडियो रहेंगे। आप लोग ऐसा करिए कि इसको तो हम डिटेल्स में पढ़ा ही चुके हैं, अभी हमारा रिवीजन हो रहा है और परीक्षा नज़दीक आ रही है। आप लोग इसको मोबाइल खोल के रख दीजिए और ये चलता रहेगा, आप सुनते रहेंगे। 2-4 बार सुनेंगे, आप अपना काम करते रहिए, इसको सुनते रहिए। 2-4 बार सुनेंगे तो निश्चित ही आप लोगों को कोई इतना वो नहीं है कि याद कर सकता है, लेकिन ये है कि आप इसको देखे रहेंगे, सुने रहेंगे, तो एग्जाम में जब भी आपके सामने प्रश्न आएगा तो आप उसको सही कर सकते हैं, इतना मैं गारंटी देती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। आज पढ़ेंगे जगदीश चंद्र माथुर के बारे में। जगदीश चंद्र माथुर, जन्म इनका होता है 16 जुलाई 1917 को। जन्म होता है 16 जुलाई 1917 को और निधन होता है 14 मई 1978 को। और इनका जन्म होता है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में, जगदीश चंद्र माथुर का। इनकी शिक्षा के बारे में देखते हैं। अंग्रेजी से MA किए हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। 1941 में ICS परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, प्रशिक्षण के लिए अमेरिका गए और उसके बाद बिहार में शिक्षा सचिव हुए। ठीक है, इनका कार्य क्या है? सन 1944 में बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया इन्होंने। ऑल इंडिया रेडियो में महानिदेशक रहे, फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के पद पर भी कार्य किया है।
हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विजिटिंग फेलो रहने के अतिरिक्त अन्य अनेक महत्वपूर्ण कार्यों से जुड़े थे। सम्मान मिला है इनको विद्यावारिधि की उपाधि से विभूषित। और ये नाम याद रखिएगा क्योंकि पूछ सकता है विद्यावारिधि की उपाधि से विभूषित है कौन? जगदीश चंद्र माथुर। कालिदास अवार्ड और बिहार राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित। और ये बिहार का एग्जाम है, पूछ सकता है कि बिहार राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित है कौन? जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, उनकी कृतियों के बारे में देखते हैं कि उनकी कृतियां कौन कौन सी हैं। उनकी कृतियां हैं 1936 में प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी का मंचन व सरस्वती में प्रकाशन, सरस्वती पत्रिका में इसका प्रकाशन होता है मेरी बांसुरी का, जो कि प्रथम एकांकी है 1936 में। किसका है ये? जगदीश चंद्र माथुर का। 5 एकांकी नाटकों का संग्रह है। कौन कौन है वो 5 एकांकी? भोर का तारा 1946, इसके बाद है ओ मेरे सपने 1950, मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी है। ठीक है, उसके से कोणार्क 1951, बंदी 1954, शारदिया 1959, पहला राजा 1969, दशरथ नंदन 1974, कुंवर सिंह टेक 1954 और गगन सवारी 1958। ये क्या है? ये नाटक हैं। ठीक है, उसके बाद से है इसके अलावा 2 कठपुतली नाटक भी लिखे, 2 कठपुतली नाटक भी लिखे। अब आगे देखते हैं 10 तस्वीरें और जिन्होंने जीना सीखा। ध्यान दीजिएगा, ये 2 रचनाएं यहाँ पर हैं। 10 तस्वीरें और जिन्होंने जीना सीखा में रेखा चित्र और संस्मरण है। 10 तस्वीरें क्या है? रेखा चित्र है और जिन्होंने जीना सीखा ये संस्मरण है। परंपराशील नाट्य 1960 उनकी समीक्षा दृष्टि का परिचायक है। बहुजन संप्रेषण के माध्यम जनसंचार पर विशिष्ट पुस्तक और बोलते क्षण इनका निबंध संग्रह है, याद रखिएगा। आगे है जगदीश चंद्र माथुर एक प्रतिभाशाली लेखक, नाटककार, संस्कृति कर्मी एवं प्रशासक थे। उनका कार्य क्षेत्र बिहार था और वे साहित्य संस्कृति के संसार में बिहार की ही विशिष्ट प्रतिभा के रूप में जाने जाते थे। इतिहास, संस्कृति, परंपरा और लोक वार्ता की भूमिका उनके दृष्टिकोण के निर्माण में आधारभूत थी। नाटक और उसके बहुविध शास्त्रीय लोक रूप हमेशा उनके आकर्षण के केंद्र में रहे। उनके नाट्य लेखन में रंगमंच की कल्पनाशील सक्रिय चेतना समाहित थी। इसका प्रमाण उनकी छोटी बड़ी तमाम नाट्य कृतियां हैं जो मंचन और अभिनेता की दृष्टि से सफल मानी जाती हैं। किनकी? जगदीश चंद्र माथुर की। आगे है श्री माथुर के लेखन में रचना भूमिका दायरा अपेक्षित रूप से सीमित और छोटा है। उसमें प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और अनुभव की शायद न्यूनता भी है, जिसे वे अध्ययन, कल्पना आदि के द्वारा पूरा करते हैं, किंतु उनके साहित्य में संकीर्णता कहीं नहीं आने पाई। इसके बदले विस्मयजनक रूप में एक संवेदनशील उदार दृष्टिकोण उनके लेखन में प्रकट होता है और परिष्कृत रुचि के इस लेखक के साहित्य को ऊंचाई प्रदान करता है। श्री माथुर ने लिखना प्रायः चौथे दशक में ही शुरू कर दिया था, किंतु उन्होंने एक मनस्वी लेखक के रूप में अपनी पहचान नेहरू युग में बनाई। तो ये था जगदीश चंद्र माथुर के बारे में, उनका जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे मोहन राकेश के बारे में। ठीक है, मोहन राकेश का जन्म होता है 8 जनवरी 1925 और निधन होता है 3 दिसंबर 1972। जन्म स्थान है जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब में। बचपन का नाम है इनका मदन मोहन गुगलानी और माता पिता इनके हैं, माता का नाम बच्चन कौर एवं करमचंद गुगलानी, जो कि पेशे से वकील थे और साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं से इनका जुड़ाव था। कौन? इनके पिताजी का। इनकी शिक्षा संस्कृत में एमए हुई। कहाँ से? लाहौर से। ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से एमए हिंदी में। 2 विषयों में इन्होंने एमए किया, संस्कृत और हिंदी से। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन, सारिका के कार्यालय में नौकरी। 1947 के आसपास एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में हिंदी के अतिरिक्त भाषा प्राध्यापक। कुछ समय तक डीएवी कॉलेज जालंधर में प्रवक्ता। 1960 में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक। 1962 में सारिका के संपादक। सारिका पत्र के संपादक कौन थे? तो सारिका पत्र के संपादक मोहन राकेश। ठीक है, मोहन राकेश। उसके बाद से अंत में मृत्यु परंत स्वतंत्र लेखन कृतियां हैं उनकी। आइए देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कृतियां।
कृतियाँ हैं उनकी इंसान के खंडहर 1950, नए बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 1961, फौलाद और आकाश 1972, वारिस 1972। ये सारी क्या है, कहानी संग्रह हैं। ये जो इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, वारिस, ये सभी कहानी संग्रह हैं। आगे देखते हैं, अंधेरे बंद कमरे 1961, न आने वाला कल 1970, अंतराल 1972। ये तीनों क्या है, उपन्यास हैं। यहाँ दिया गया है उपन्यास। अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, आषाढ़ का एक दिन, नाटक है इनका 1958 में, लहरों के राजहंस 1963 में और आधे अधूरे 1969 में। ये सभी नाटक हैं और ये जो आधे अधूरे नाटक है ये नेट के सिलेबस में दिया गया है और बहुत ही ये नाटक आप पढ़ेंगे तो बहुत ही क्या कहें, मार्मिक लगेगा। ठीक है। आगे है पैर तले की ज़मीन। पैर तले की ज़मीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी 1973। सभी ये क्या है, एकांकी है। नाटक का छोटा रूप जिसमें एक अंक के द्वारा दर्शाया गया रहता है कोई भी किसी भी स्टोरी को, वो एकांकी कहलाता है। और नाटक वो होता है एकांकी की तरह ही रहता है, लेकिन उसमें कई पार्ट होते हैं, कई पार्टों से मिलकर बना होता है, उसे नाटक कहते हैं। और सिर्फ एक अंक में लिखा गया उसे एकांकी कहते हैं। ठीक है। आखिरी चट्टान तक ये है इनका यात्रा वृत्तांत, परिवेश, रंगमंच और शब्द, कुछ और अस्वीकार, नई निगाहों के सवाल और बकलम खुद निबंध लिखन है, जिसमें ये बकलम खुद इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बकलम खुद। मृक्ष कटिकम, अभिज्ञान शाकुंतलम, एक औरत का चेहरा, ये इनका अनुवादित रचना है, यानी ये अनुवाद किए हैं। ठीक है। उसके बाद से देख रहे हैं समय सारथी, इनकी जीवनी संकलन है, यानी जीवनी लिखा इन्होंने। फिर है मोहन राकेश की डायरी, निधनोपरांत ये प्रकाशित हुई है, याद रखिएगा। शोध कार्य इन्होंने किस पर किया है, किस विषय पर किया है, तो नाटक में सही शब्द की खोज, इसी विषय पर इन्होंने शोध कार्य किया है और नेहरू फेलोशिप के अंतर्गत कार्य पूरा नहीं कर पाए। आगे देखते हैं क्या लिखा है। मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे और ये पूछा जाता है नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर कौन है या नई कहानी के संपादक कौन कौन है, तो इनके अलावा एक और नाम, दो नाम और याद रखिए। कमोरा यानी कमलेश्वर और मोहन राकेश और राजेंद्र। ठीक है, इन तीनों का नाम आता है नई कहानी में। ठीक है। वे 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे। कथा साहित्य के अंतर्गत उन्होंने कहानियाँ और उपन्यास लिखे। नाटक के क्षेत्र में तो वे जयशंकर प्रसाद के बाद की सभी बड़ी प्रतिभा माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा माने जाते हैं कौन, मोहन राकेश। जैसे जयशंकर प्रसाद ने नाटक लिखे हैं उसी तरह से इन्होंने भी नाटक लिखे हैं। आधुनिक हिंदी नाटक और रंगमंच की युगांतरकारी प्रतिभा के रूप में वे अखिल भारतीय ख्याति अर्जित कर चुके हैं। हिंदी का आधुनिक रंगमंच उन्हें अपना प्रमुख प्रेरणा पुरुष मानता है। वे रंगकर्मी, अभिनेता या रंग निर्देशक नहीं थे, महज नाटककार थे, किंतु उनके नाटकों की परिकल्पना इतनी ठोस, जटिल और आधुनिक रंग संकल्पना को सृजनात्मकता रूप से उत्तेजित करने वाली थी कि आधुनिक रंगमंच का हिंदी में जो नवीन संगठन संयोजन हुआ उस पर मोहन राकेश की निर्णायक छाप पड़ी। इतना ही नहीं, हिंदी में उनके समकालीनों में अनेक लोगों ने आधुनिक विषय वस्तु, कथ्य और रंग ढंग के जो नाटक लिखे, उनके पीछे इस क्षेत्र में अपने कार्यों से मोहन राकेश द्वारा लाई गई हलचल की प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रेरणा है। ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा जगदीश चंद्र माथुर के बारे में और मोहन राकेश के बारे में। आइए अब पढ़ते हैं उदय प्रकाश के बारे में। उदय प्रकाश, इनका जन्म होता है उदय प्रकाश का 1 जनवरी 1952 को सीतापुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश में। माता का नाम है गंगा देवी और पिता का नाम है प्रेम कुमार सिंह। इनकी शिक्षा क्या है, बीएससी और एमए किए हैं, बीएससी किए हैं और एमए हिंदी से किए हैं सागर विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश से। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के भारतीय भाषा विभाग में कुछ समय तक के अध्यापन किए। संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश सरकार में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी।
दिनमान के संपादक, याद रखिएगा दिनमान पत्रिका के संपादक कौन है? उदय प्रकाश। संडे मेल नई दिल्ली में सहायक संपादक थे। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के टेलीविज़न विभाग में विचार और पटकथा प्रमुख। टाइम्स रिसर्च फाउंडेशन में पत्रकारिता का अध्यापन, अंग्रेजी पत्रिका एमिनेंस का भी इन्होंने संपादन किया है। स्वतंत्र लेखन है, फिल्म निर्माण, अखबारों तथा फिल्मों के लिए लेखन ये करते थे। कौन? उदय प्रकाश। अब इनकी कृतियां देखते हैं। कृतियां भी इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। कृतियां हैं दरियाई घोड़ा, पूछी जाती है ये, दरियाई घोड़ा, तिरिछ और अंत में प्रार्थना, पाल गुमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की और दत्तात्रेय के दुख, अरेबा परेबा, मोहनदास, मैंगो सिले जो है, ये सारी कहानियां हैं जिसमें आप याद रखिए दरियाई घोड़ा, तिरिछ, अंत में प्रार्थना और पीली छतरी वाली लड़की ये पूछी जाती है। आगे देखते हैं सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, ये कविता संग्रह हैं और ये तीनों कविताएं पूछी जाती हैं। ईश्वर की आंख निबंध आलोचना है। कला अनुभव, इंदिरा गांधी की आखिरी लड़ाई, लाल घास पर नीले घोड़े और रोमिया रोला का भारत, ये अनुवादित रचना है। इन्होंने अनेक धारावाहिकों और टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखे हैं और यह कार्य जारी है। उदय प्रकाश के लेखन का यह तीसरा दशक चल रहा है। पिछले 2 दशकों में समसामयिक हिंदी लेखन में उन्होंने एक अग्रणी एवं महत्वपूर्ण लेखक की छवि और पहचान अर्जित की है। 1980 के आसपास वे एक कवि के रूप में पाठकों के समक्ष उदित हुए थे। अपने विषय चयन, सीधी संबोधित भाषा, ताजगी भरे मुहावरे और अनौपचारिक संवेदना के कारण उन्होंने कविताओं द्वारा सुधीजनों को आकृष्ट किया था। नए पाठकों में अपने प्रति और नई रचनाशीलता के प्रति गर्माहट भरी उत्सुकता पैदा की थी। कविता के क्षेत्र में उनका कार्य चलता रहा और इसी बीच उन्होंने अपनी कहानी विधा पर अपना ध्यान केंद्रित किया। आगे है तत्सामयिक। तत्सामयिक कहानी की हालत न केवल अच्छी नहीं थी बल्कि बुरी और चिंताजनक थी। तरह तरह के आंदोलनात्मक आह्वानों और गैर रचनात्मक छद्म वैचारिक अभियानों के बीच वह बदहाली में पड़ी हुई थी। तथा कथित कहानियां खूब छपती थीं, किंतु उनका पाठकों से संवाद नहीं दिखाई पड़ता था। प्रायः वे कृत्रिम और अस्थूल थीं। उनकी हालत कुपोषण के शिकार उन बच्चों जैसी थी जिनके हाथ पैर पतले और हड़ियल पड़ गए हों। हड़ियल यानी हड्डी जैसा हो गया हो, मांस न दिखाई दे रहा हो, हड्डी दिखाई दे रहा हो, तथा पेट असाधारण रूप से बड़ा हो गया हो। वे तथ्य और कथ्य दोनों ही धरातलों पर रक्ताल्पता से ग्रसित दिखाई पड़ती थी। साठोत्तरी पीढ़ी के कहानीकारों की पकड़ ढीली पड़ चुकी थी। समांतर कहानी आदि आंदोलनों से जुड़ी पिछली पीढ़ी के कथाकार अपने को ये तो था, यहाँ कुछ छूट गया है। ये था उदय प्रकाश के बारे में। इनकी रचनाओं के बारे में हम लोगों को देखना था। वैसे तो ये हम पढ़ ही लिए हैं और देख लिए। अब बढ़ते हैं आगे मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पढ़ेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म होता है 15वीं सदी उत्तरार्ध, अनुमानतः 1492 में। अनुमानतः है, देखिएगा, अनुमानतः। और निधन होता है 1548 ईस्वी में। ये भी अनुमानतः है, किसी को क्लियर पता नहीं है। निवास स्थान है जायस और जायस के नाम से ही इनके नाम के अंत में जायसी लगा हुआ है। कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। पिता इनके हैं मलिक शेख ममरेज, जो कि मलिक राजे अशरफ नाम भी उनका है। गुरु हैं सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, जिसमें शेख मोहिदी का नाम पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि जायसी के गुरु का नाम क्या है। जायसी के गुरु का नाम है शेख मोहिदी। और एक पूछा जाता है कि कबीर के गुरु का नाम क्या है, तो कबीर के गुरु का नाम है शेख तकी। पूछा जाता है कि कुतुबन के गुरु का नाम क्या है, कुतुबन, तो कुतुबन के गुरु का नाम है शेख बुरहान। और ये तीनों जो गुरु हैं बहुत ही कंफ्यूज करते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा।
कब किसका पूछा जाएगा, ठीक है। जायसी के गुरु शेख मोहिदी, कबीर के गुरु शेख तकी और कुतुबन के गुरु शेख बुरहान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी, बाद में शेष जीवन फकीरी में, बचपन में ही अनाथ हो गए थे। साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए इनका बचपन बीता। आगे बढ़ते हैं, इनका व्यक्तित्व देखते हैं। चेचक के कारण रूपहीन तथा बाईं आँख और कान से वंचित, और बाईं आँख इनका जो है एक काना थे एक आँख से, और मृदुभाषी, मनस्वी और स्वभावतः ये संत थे, ठीक। इनकी कृतियां हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, महरी बायसी, मसला या मसलनामा। इनकी खंडित प्रति प्राप्त हुई है मसला या मसलानामा का। इनके अतिरिक्त चंपावत, होलीनामा, इतरावत आदि कृतियां भी उल्लेख में आती हैं, लेकिन आचार्य शुक्ल ने इन्हीं तीनों रचनाओं का जिक्र किया है, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। तो ये तीनों तो आपको जरूर से जरूर याद रखना पड़ेगा। और उसके बाद ये भी रचनाएं आती हैं कि चित्ररेखा, कहरनामा और मसलनामा, ठीक है। तो ये 6 रचनाएं हैं जो कि पूछी जाती हैं। लोक जीवन में प्रचलित प्रेम कथाओं को आधार बनाकर छंदोबद्ध कथा काव्य लिखने की परिपाटी प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य में ही रही थी। संभव है वह संस्कृत में भी रही हो। यह परिपाटी साधारण जनजीवन के प्रत्यक्ष अभिप्रेरण और संरक्षण में आगे उत्तरोत्तर बढ़ती हुई हिंदी में अव्याहत चलती चली आई। इसे हिंदी में प्रेमाख्यानक काव्य कहते हैं। दोहा चौपाई आदि की कड़वक शैली में निबद्ध ये काव्य प्राय अवधि में मिले हैं। किसानों और कारीगरों की भाषा अवधि में ब्रज की गीतिमयता और कोमलता की तुलना में कथावृत्तों को विवरण और विस्तार में सहेज सकने की क्षमता थी। इस्लाम और उसके साथ तसव्वुफ ये सूफी मत में आता है। तसव्वुफ के आगमन के बाद इसी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में अनेक मुसलमान कवि हुए, जिन्होंने पहले से जन प्रचलित प्रेम कहानियों को सूफी प्रेम साधना के अभिप्रायों से संबलित कर काव्य के रूप दिए। मुल्ला दाऊद की रचना का नाम क्या है? मुल्ला दाऊद की रचना का नाम है चंदायन, ठीक है, चंदायन। मुल्ला दाऊद से लेकर जान कवि और उससे भी आगे यह तक परंपरा आबाद रूप से चलती रही। मलिक मोहम्मद जायसी इस परंपरा की अन्यतम कड़ी है। आगे है कि जायसी के लिखे अनेक काव्य ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्ता आदि अनेक विद्वानों द्वारा अलग अलग जायसी ग्रंथावली के नाम से संपादित है। जायसी की उज्ज्वल और अमर कीर्ति का आधार है उनका महान कथा पद्मावत, जिसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है 1540 ईस्वी, ठीक है, जिसमें चित्तौड़ नरेश रतन सेन और सिंघलद्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा है। रतन सेन और पद्मावती की प्रेम कथा है, ठीक है। इस प्रेम कथा का त्रिकोण पूरा होता है। त्रिकोण का मतलब 3 लोग रहते हैं, एक पद्मावती रहती है, एक रतन सेन, ठीक है, पद्मावती और रतन सेन, इसीलिए इसको त्रिकोण कहा गया है, ठीक है। और एक का नाम क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पद्मावती और रतन सेन, और यहाँ कौन रहता है? अलाउद्दीन, ठीक है। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन के इस कहानी से जुड़ जाने से अंशतः ऐतिहासिक आधार वाली इस कहानी का विकास जनश्रुतियों एवं आगे स्वयं कवि की सृजनात्मक कल्पना द्वारा हुआ है। और इसमें एक पात्र होता है हीरामन तोता, जो कि पद्मावती के सुंदरता का वर्णन जाकर करता है, और ये गुरु होता है, ठीक है। प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है, प्रतीक चिन्ह, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। किसका सिंघलद्वीप है, किसका हृदय है, किसका गुरु है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक हम लोगों ने 4 कवियों के बारे में पढ़ लिया, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, उदय प्रकाश और मलिक मोहम्मद जायसी। तो आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को कैसे, मतलब किस प्रकार कैसे क्लास चाहिए, कैसी क्लास आप लोगों को पसंद है, ठीक है। वैसे तो हम अपने हिसाब से आप लोगों को क्लास देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षा और नज़दीक आ रही है
और परीक्षा की दृष्टि से हम लोगों को क्या पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इस दृष्टि से हम आप लोगों को क्लास दे रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।